नमस्कार। आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर देती है और उससे हमारे शरीर की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो आप देखें कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो ग्रंथि होती है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहली ग्रंथि देखते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है छोटी ग्लैंड्स होती है, लेकिन उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वह बहुत सारी ग्रंथियों पे कंट्रोल करती है जो हमारे दिमाग में पाई जाती है। तो इस तरीके से देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है का लगभग 0.6 ग्राम की होती है और एक जो है मटर के दाने से भी छोटी जो है वो होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो है हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो पहला हार्मोन्स है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये थायराइड जो है ग्लैंड होती है जो इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो उससे जो हार्मोन्स थायराइड से निकलता है वो तो निकलता ही, प्लस उस हार्मोन्स को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को भी यह कंट्रोल करने के लिए जो है कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि जो है जिम्मेदार होती है। दूसरा है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करता है कि जब ये हार्मोन्स हमारे शरीर में अधिक स्राव होगा जब इस हार्मोन्स का, तो आदमी बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत विशालकाय, जैसे आप देखें कि खली जैसे हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। जब इस हार्मोन्स का स्राव हमारे शरीर में कम होगा तो आदमी बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तीसरा है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी कंट्रोल होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो उससे क्या होता है कि मिल्क का फॉर्मेशन होता है। हमारे जो शरीर में जो ये मिल्क ग्लैंड्स होती है, दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, तो उस दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा जो है किसका लैक्टोजेनिक हार्मोन्स निकलता है। उस हार्मोन्स के का कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो इस तरीके से यह भी हार्मोन्स जो है मिल्क फॉर्मेशन करता है भाई। तो वहाँ पे फिर अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो मिल्क को रिलीज़ करता है, दूध को जो है स्राव करता है। देखिए यहाँ दोनों का जो कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। मिल्क फॉर्मेशन कौन करेगा, मतलब दूध को बनाएगा कौन? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जब दूध बन जाता है तो उसका स्राव बाहर करने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे कि जो लोग गाय भैंस या पालतू जानवर रखते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसकी जो है दूध का स्राव तेज हो जाता है। तो इस तरीके से, हालांकि ये कानूनी रूप से वैध है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, लेकिन फिर भी जो है लोग चोरी चोरी लगा करके और वो निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से वैसोप्रेसिन हार्मोन्स एक होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या करता है? हमारे जो यूरिन होता है यानी पेशाब के कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा स्राव हो गया तो हमारा पेशाब जो है बहुत गाढ़ा हो जाएगा, और इसका स्राव कम हो गया तो पेशाब बहुत पतला हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है उस वैसोप्रेसिन हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा यह वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कंट्रोल होता है। फिर हम देखेंगे दूसरे पे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जैसे हमने ब्रेन का जो टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो ब्रेन में हमारी जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस तो होता है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है, इसका काम आप उसमें पढ़े होंगे, क्या करता है? जैसे हमारे शरीर में भूख लगना, प्यास लगना, घेंडा, प्रेम आदि सारी क्रियाओं को या मेमोरी जो है हमारे शरीर को, ये हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जब हमारा प्रभावित होता है तो हमें जो है ये मतलब बाहरी वातावरण का नॉलेज नहीं रहता। तो यहाँ पर भी ये नर्वस हार्मोन्स जो सर्वस करता है, जो
से संबंधित होता है। तो यहाँ भी यह जो हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि को यह भी कंट्रोल करता है। इसलिए जो है यह भी हाइपोथैलेमस भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो एक तरीके से तांत्रिकीय हार्मोन्स का श्रवण करता है। तीसरा है पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी क्या होता है? यह भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जो यहाँ दोनों आँखों के बीच में यहाँ पाई जाती है। इसको त्रिनेत्र भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि मेलेटोनिन और सेरोटोनिन नामक दो हार्मोन्स निकलता है। मेलेटोनिन क्या करता है कि अक्सर जो है देखेंगे आपकी शरीर का रंग कभी कभी मेलेटोनिन के अधिक स्राव होने के कारण जो है रात में जो है काला पड़ने लगता है, या मेलेटोनिन का स्राव अधिक हो गया तो। और जब ये सेरोटोनिन जब अधिक स्राव हो, ये जो है बच्चों में इसका स्राव अधिक होता है सेरोटोनिन हार्मोन्स के कारण, जो बच्चों में नींद अधिक लगती है। तो इस तरीके से, और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाती है सेरोटोनिन हार्मोन्स का स्राव कम होने लगता है और वह जो है आपको नींद कम लगती है। बच्चों को अभी वो कर दीजिए तो तुरंत वो सो जाते हैं, जैसे तेल वगैरह में उनके माएँ लगा देती हैं, फिर उसके बाद वो सो जाएंगे। दिन में भी ज़्यादा सोते हैं, रात में तो ये सीरोटोनिन हार्मोन्स के कारण जो है ये किसी पीनियल बॉडी से वो हार्मोन्स निकलता है, जिससे जो है बच्चों में अधिक सक्रिय होता है और नींद लगने का ये काम करता है। तो इस तरीके से अगला है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। यह थायराइड जो आपके गले में होती है, आप देखेंगे कभी कभी कुछ लोगों का गला जो है ऐसे लटक जाता है, जिसको ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्राव के कारण जो है, अब उसमें क्या होता है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का श्रवण जो है बैलेंस नहीं है तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ग्वाइटर हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, मैक्सोडोमा हो गया। तो ये थायराइड ग्लैंड से जो है आउटू ग्लैंड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटू ग्लैंड भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। और यह बीपी को भी कंट्रोल करता है, और ग्वाइटर मतलब घेंघा को भी कंट्रोल करता है। अगर अधिक मात्रा हो गई तो जो है इस तरीके से नुकसान करता है। और क्रिटिसिज्म मतलब कम अगर सिक्रीशन हो गया तो बच्चे जो है मंद बुद्धि के हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, उसमें जब हमने आपको पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में, तो जब जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों मिल करके जब ओवरी में चले जाते हैं तो 0 से लेकर के लगभग 2 सप्ताह की स्थिति ऐसी होती है कि वो जब वो एक तरीके से जाइगोट बना लेता है तो वो जाकर के यूट्रस की दीवार में घूमता रहता है। अब जगह जहाँ पाएगा वहाँ वो पैरासाइट के रूप में चिपक जाता है। तो कम से कम 10 दिन के अंदर में वो क्या करता है कि अगर वो सही स्थान पर नहीं चिपका और उस समय जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन है वह भी अगर संतुलित रूप में नहीं निकला, तब भी बच्चे का जो पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाता है और पता चलता है कि वो बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है। नहीं पता चलता है कि 1 महीना 2 महीना या ऐसी स्थिति में भी या 10 दिन 15 दिन में वो बच्चा टिकता नहीं है। तो वहाँ भी जो है जिसे थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम होती है, थायराइड जैसे नहीं कहता इनका थायराइड बढ़ गई तो मिक्सिडीमा नामक बीमारी होती है, औरतें मोटी हो जाती हैं, उनको जो है यानी बच्चा पैदा होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, दवा ववा करती है तब जाकर उनका बच्चा टिकता है। तो इस तरीके से ये जो है, अच्छा थायरॉक्सिन, टायरोसिन और आयोडीन, इसमें इसके लिए जो है कहते हैं आयोडीन का नमक खाइए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स तभी बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है, क्रिटिसिज्म रोग भी हो जाता है, मिक्सिडीमा, यानी इसके पूर्ण जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमको चाहिए, तब ये जो है ये कौन साबित करता है? थायराइड ग्लैंड से। अब उसी के बगल में एक पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यहाँ पैराथायराइड ग्लैंड होगी, ग्लैंड्स होगी, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती, और ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है। यह क्या करती है? यह हमारे शरीर की जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हमारे शरीर के बोन्स के लिए जिम्मेदार होता है, उसको यह कंट्रोल करती है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करती है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स भी वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यही एक ऐसी ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, जो हमारे
पिट्यूटरी ग्लैंड से यह कंट्रोल नहीं होती है, बाकी सभी ग्रंथियों को वह जो है कंट्रोल करता है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता था कौन ऐसी ग्लैंड्स है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल नहीं होती, तो यह पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है कंट्रोल नहीं, तो जो थायराइड ग्लैंड्स के अपोजिट साइड में छोटी होती है ये। तो इस तरीके से फिर अगला आपका है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपकी जो है ये वक्ष में मतलब हृदय में पाया जाता है। यह क्या करता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का जो है को कंट्रोल करता है। भाई प्रोटीन बच्चों में, अच्छा विशेषकर थाइमस ग्लैंड जो होता है बच्चों में सक्रिय होता है, लगभग 15 साल की अवस्था तक जो है यह बहुत सक्रिय होता है। बच्चे का विकास होने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीनियस प्रोडक्ट देते हैं, दाल का पानी वगैरह देते हैं या मिल्क देते हैं या हार्लिक्स देते हैं, बोर्नवीटा देते हैं, यानी जितने भी वृद्धि करने के लिए तो क्या चाहिए भाई, प्रोटीन चाहिए। तो उस समय थाइमस ग्लैंड काफ़ी सक्रिय होता है, तो और लिम्फोसाइट भी काफ़ी सक्रिय होता है, उसको कंट्रोल करता है कौन, थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है। तो वहाँ आप देखेंगे जो छोटा बच्चा होता है तो नीचे गिरा हुआ कोई भी सामान खा लेगा या कुछ भी नीचे गिरा हुआ उसको पकड़ के मुँह में डाल लेगा या इस तरीके से खेलता रहता है मिट्टी में, धूल में, ऐसे वैसे, हाँ जगह जगह बहुत। तो उस समय यही लिम्फोसाइट के कारण जो है, लिम्फोसाइट क्या करता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। यानी लिम्फोसाइट जो होता है ब्लड में, हमने पढ़ाया था लिम्फोसाइट टी टाइप की जो सेल होती है वह क्या करती है कि जो हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी जीवाणु कीटाणु आते हैं वो लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में के WBC में जो पाया जाता है वो उसको क्या करता है, मार देता है। तो छोटे बच्चों में उस तरीके से बहुत बीमारी इसलिए नहीं होती कि उनका जो थाइमस ग्लैंड के द्वारा निकला हुआ हार्मोन्स लिम्फोसाइट को जो है ज़्यादा होता है लिम्फोसाइट्स, और इस वजह से जो है बैक्टीरिया वायरस से हमारा वो बच्चे की सुरक्षा हो जाती है, प्लस प्रोटीन का भी फॉर्मेशन में भी वो कंट्रोल करता है। और 15 साल के बाद जो है ये थाइमस ग्लैंड का रोल ख़त्म हो जाता है, कोई वर्क नहीं रहता। तो इस तरीके से फिर आगे चल कर के भी जो है अगर बच्चा मिट्टी में लगा हुआ कुछ भी गंदी चीज़ें खाए तो उससे तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी और वो फिर उसका वो काम नहीं करता है। फिर यहाँ देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किसे कहते हैं, यह जो हमारी किडनी होती है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड लगी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसे कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव करती है, इसको 4S और 3S के नाम से भी जाते हैं। यह एड्रीनल ग्लैंड जो एड्रेनलिन हार्मोन्स का जो स्राव करती है, ये एड्रीनल हार्मोन्स जो क्या करता है, अचानक कोई चीज़ जैसे घट गई या कोई हादसा हो गया या कहीं इस तरीके का गमगीन माहौल है, तुरंत हमको जो है वो गमगीन माहौल में ला देगी, तुरंत हमको जो है उससे निपटने के लिए जो है, यानी आपात इमरजेंसी ग्लैंड भी इसको कहते हैं। आपात स्थिति में वो हमको कंट्रोल करती है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, यानी एक तरीके से दुख को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है ना, इस तरीके से जो है वही एड्रेनल हार्मोन्स निकलता है। तो इसको जो है इसको फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड कहते हैं, लड़ो और उड़ो ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये बीपी को भी तेज़ करती है, जैसे आदमी बहुत तेज़ बीपी बढ़ जाता है, आदमी गुस्से में आ जाता है, क्रोध करने लगता है, डरने लगता है, तो यही एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा जो एड्रेनलिन हार्मोन्स के स्राव से जो है गुस्सा, क्रोध, भय जो हमारा कंट्रोल होता है। अगर ये एड्रेनलिन हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो आदमी गुस्सा करेगा तो गुस्सा ही रह जाएगा, क्रोध करेगा तो क्रोध ही रह जाएगा, डर लगेगी तो डर ही करता रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये इसमें इसका रोल है। अगला है आपका 8वां गोनेड ग्लैंड, जो जनन ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे आपको मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि जो हमारे शरीर की जनन ग्रंथियां हैं मुख्य रूप से मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला। तो पुरुष में क्या होता है, हमारा टेस्टिस बाहर होता है। बाहर क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है वही 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उस टेम्परेचर में जो है ये इसमें टेस्टिस में जो है जो स्पर्म का फार्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से उसको टेस्टिस के फार्मेशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रवण होता है। और जैसे आप देखेंगे कोई भी जीव हो वो अपनी संतान को बढ़ाने के लिए, जो अपनी वंश को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि प्रयासरत रहता है। तो मेल फीमेल का सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, फिर उसका वंश आगे बढ़ता है। तो उसमें इस हार्मोन्स का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रवण होता है इससे। तो वह भी हार्मोन्स जो है उसकी जनन क्रिया में सहयोग करता है। बाकी की भी टेस्टिस से ये हार्मोन्स निकलता है जो स्पर्म को निकालता है, और रिलेशनशिप जब होता है तो स्पर्म जा कर के माध्यम से उनके जो है भाई फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा और उसके बाद वो
फीमेल का ओवरी से निकला हुआ ओवा वो भी आ जाएगा, वहाँ दोनों का जो है फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यूट्रस में आएगा, फिर बच्चे का निर्माण होगा। तो वो तो अलग आपका टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। फीमेल में क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी में 3 हार्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ये हार्मोन्स जो निकलते हैं, ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, जैसे ईस्ट्रोजन में भी आप देखेंगे कि जब अवस्था आती है, एक अवस्था आती है जो किशोरावस्था होती है, फिर या प्रौढ़ावस्था होती है, आप देखेंगे कि 12 से 14 वर्ष के बाद ही बच्चों में ये हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, तो उस तरीके से मतलब हर 28 दिन के बाद जो है ब्लड जा कर के क्लॉट किनारे किनारे लग जाता है वो यूट्रस के, फिर उसके बाद वो 7 दिन के बाद जो है फिर धीरे धीरे जब तक रिलेशनशिप अगर हो गया, स्पर्म और वह मिल करके यूट्रस में चले गए तो वो धीरे धीरे निर्माण करेगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो 28 यानी 7 दिन से पहले वो धीरे धीरे टूटना, फिर वो 4-5 दिन की स्टेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो उसको कंट्रोल करता है, प्लस जो है फीमेल और मेल के संपर्क के लिए भी ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो है रोल होता है, प्लस प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये हार्मोन्स जो है जब मान लीजिए बच्चा का एम्ब्रियो, अभी बच्चा नहीं कहेंगे, अगर वो गर्भ में है, यूट्रस में है, तो उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। तो वहाँ पे ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है उसको कंट्रोल करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण नहीं हुआ, वो सिक्रीशन नहीं हुआ, तो वो बच्चा उसमें उसकी डेथ हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा, जिसे लोग कहेंगे भाई खराब हो गया इनका बच्चा। तो इस तरीके से जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का भी रोल होता है। फिर रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है कि जैसे जब बच्ची का जन्म होता है आफ्टर 9th मंथ, तो वहाँ पे जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है उसका सिक्रीशन जब होता है, तो जो वो रास्ता होता है नहीं, पैदा होने वाला जो रास्ता होता है, उस रास्ते को उस फैला देता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन जब उसको फैला देगा तो बच्चा आसानी से वह पैदा हो जाता है। अच्छा, क्या करते हैं डॉक्टर लोग कि भाई शुरू में ही बच्ची औरतों को सिखा देते कि आराम करो, काम मत करो, ये करो वो करो, तुमको आराम की, और फिर उसके बाद दर्द होगी तो वही रिलैक्सिन का इंजेक्शन या रिलैक्सिन की टैबलेट या कैप्सूल दे देते हैं। और धीरे धीरे वो रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण, जब बच्चे पैदाइश के समय रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण ही नहीं होगा और पता चलेगा कि भाई बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, बहुत नॉर्मल स्थिति है, भयंकर दर्द होगी, तो कहेंगे भाई बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करवा लीजिए। तो तुरंत ऑपरेशन कर देता, भाई डॉक्टर का तो लाभ है उसमें, तो ऑपरेशन कर देता। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो है इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स जो होता है वह किसी नली के द्वारा नहीं उसका स्रावण होता है, यानी डक्टलेस होता है। क्या होता है, डक्टलेस जिसे कहेंगे डक्टलेस यानी डक्टलेस होता है, यानी किसी नलिका विहीन नहीं होता है। दूसरी चीज़ होती है कि यह जो है डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में जाता है ना, डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में, डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में जाएगा और ये पूरा जो है फैल जाएगा इस तरीके से, इसके लिए कोई नली नहीं रहेगी। तो यह हमारे शरीर में इतनी जो ग्रंथियां होती हैं, इसमें बहुत सारी अभी आपको पढ़ेंगे, एक एक्सोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो नलिका के द्वारा ना, और उसके बाद एक मिक्स ग्लैंड होती है जो नलिका और दोनों के द्वारा जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार की ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें इंडोक्राइन के बारे में, और फिर देखा जाएगा एक्सोक्राइन और ये जो है मिक्स क्राइन ग्लैंड के बारे में। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें, ताकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को मिलता रहे। और पूरा मेरा प्रयास रहता है कि भैया इतनी अच्छे से समझाऊँ आप लोगों को समझ में आ जाए, और चाहे जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग सफल हों। धन्यवाद।